हेलो बच्चों। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसके अंदर हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाता है और फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। मतलब आप डायरेक्ट प्रोटीन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर जो एक संक्षिप्त में अगर आप कहना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे प्रोटीन आपको पता कैसे बनता है, कई सारी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो पहले अमीनो एसिड से जुड़ जुड़कर एक पेप्टाइड चेन बनती है और ऐसी कई सारी पेप्टाइड चेन मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो इसको डायरेक्ट ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन आफ्टर ऑल मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो शरीर दिख रहा है या कोई भी ऐसा बॉडी अगर आपको कभी दिखता है तो एक प्रोटीन का ही ढांचा होता है। ये जो स्किन दिख रही है, हाथ दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन से ही बने हुए हैं। ह्यूमन बॉडी इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन और ये प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। इन अमीनो एसिड का जो सिलेक्शन है, अमीनो एसिड का जो चुनाव करता है, वो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं जो एमआरएनए पे लोकेटेड होते हैं और ये एमआरएनए डीएनए से ही बनता है। तो कुल मिलाकर हम जो कुछ भी दिख रहे हैं, हम जो कुछ भी हैं वो हम डीएनए की वजह से है। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसकी बदौलत हमारा ये गेटअप है, हमारा ये पूरा स्वरूप जो है, डिजाइन जो बॉडी का है, उसकी वजह से, डीएनए की वजह से। यूं समझ लीजिए कि जितने भी एनिमल और सर आप थोड़ा आप रहने दीजिए, इसको चलने दीजिए प्लीज सर। चलो तो ये जो शरीर दिखते हैं आपको, ह्यूमन बॉडी है या किसी इंसेक्ट का बॉडी दिख रहा है आपको, अलग अलग किस्म के प्लांट्स दिखते हैं, जैसे कार्निवोरस प्लांट्स हो गए या नॉर्मल प्लांट्स हो गए। ये जो एक बड़ा सा प्लांट आपको दिख रहा है, छोटे से सीड्स, यानी कि जो कम्पैक्ट फॉर्म है प्लांट का, सीड्स, उस सीड से एक बड़ा सा प्लांट अगर कहीं जंगल में आपको दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक जेनेटिकल इंफॉर्मेशन से ही वो बना है। और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एक मॉलिक्यूल है डीएनए, उस डीएनए के अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट का, हायर प्लांट हो या कोई हायर फाइलम का एनिमल हो या लोअर फाइलम का एनिमल हो, जो कुछ भी है, चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोन्स हो या ह्यूमन बॉडी हो, हम जो कुछ भी हैं, हम ये सब इस डीएनए मॉलिक्यूल की वजह से हैं। तो इसी डीएनए मॉलिक्यूल की डिटेल स्टडी हमें, डिटेल मतलब जितना क्लास 12th में दे रखा है उसकी स्टडी हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर हमने अभी बोला है कि आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें आपने मेंडल्स की लॉ पढ़े होंगे और आपने साथ ही साथ थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में पढ़ा होगा। तो महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, महान साइंटिस्ट जो थे और इनकी काफी दर्द भरी कहानी भी थी। तो महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दी है हमने, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मेंडल, थोड़ा पहले बात जो है ऑनलाइन, मतलब ये इस तरीके से प्रताप इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पर सर काफी टाइम से बोले, लेकिन हम अभी कर रहे हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने समय, इनका समय आप जानते हैं कौन सा था, 1856 1856 टू 1863, 7 इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। 7 साल तक इन्होंने गार्डन पी यानी कि मटर का पौधा जो होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किए और अपने समय जब तकनीकी पिछड़ापन था, माइक्रोस्कोप्स पावरफुल नहीं थे, इक्विपमेंट्स इतने पावरफुल नहीं थे, तो अपने उस समय पर इन्होंने एक बहुत बड़ा टर्म दिया था, फैक्टर। यानी कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी में कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर्स किस तरीके से इनहेरिटेट होता है, एक जनरेशन से नई जनरेशन में जाता है। तो मेंडल ने कहा था कि इनके लिए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर्स यूनिक होते हैं और फैक्टर पेयर में होते हैं। इन्होंने ये सारी बातें बोली थी। आप सोचिए कि उस समय पर उतना तकनीकी पिछड़ापन था, फिर भी इतनी महान बातें इन्होंने बोली। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक के बेस पर इन्होंने अपने समय पर और अपने समय पर रहते हुए भी इन्होंने बहुत एडवांस बातें बताई थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। धीरे धीरे बाद में कई सारी डिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोप्स पावरफुल बने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सामने आया सटन एंड बोवेरी का, और बाद में पता चला कि ये बातें काफी हद तक सही है। हालांकि हम जानते हैं कि इनका फर्स्ट लॉ था, उसके भी कुछ एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और इनका जो थर्ड लॉ था यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें भी लिंकेज आया था, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ये थी जो उन्होंने अपने समय पर बहुत एडवांस बता दी थी, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे मेंडल, एक मैथमेटिशियन थे, बाद में ये बायोलॉजिस्ट बने थे।
तो बाद में लगभग मेरे ख्याल से 1928 के आसपास न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लिक एसिड इसका ये ऐसा मटेरियल है जिसका एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल has information of own cell। ऐसा मटेरियल सेल के अंदर जिसके पास सेल की पूरी इंफॉर्मेशन है उसे कहते हैं जेनेटिक। ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर है और उसके पास अगर सेल की इंफॉर्मेशन है तो उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। बच्चों, जेनेटिक मटेरियल आपने दो टाइप का पढ़ा होगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता बेटा, मेजॉरिटी इन एनिमल्स इट इज जेनेटिक मटेरियल। इट इज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये सबसे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यानी कि डीएनए जो होता बेटा, प्रोकैरियोट से लेकर यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से लेके और प्राइमेट्स तक, ठीक है बेटा, जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, ह्यूमंस। डीएनए जो है बेटा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस लाइक टोबैकोमोजेक वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कि बैरिसेला, बैरियोला, ये सुने होंगे आपने, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो इसके जो वायरस होते हैं इनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आप पढ़ रहे हैं। आइए डीएनए के जो ये नाम है इससे कुछ समझते हैं। डीएनए में जो डी है, डीएनए डी, तो डी का मतलब यहां पर होता है एलिमिनेशन। डीएनए का मतलब होता है एलिमिनेशन और रिमूवल। और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर एक ऑक्सीजन कम होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो यहां पर पेंटोस शुगर यानी कि जो राइबोस शुगर होती है उससे रिलेटेड है। और राइबोस जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें क्या होता है बेटा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो यानी कि यहां पर जो ऑक्सीजन है, वन मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन राइबोस शुगर ऑफ आरएनए। आरएनए की जो राइबोस शुगर है उसमें एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है एज कंपेयर टू डीएनए। तो नाम से ही पता चला डी, डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है यहां पर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक ऑक्सीजन यहां पर कम होने की वजह से, या यूं कहिए कि एक ऑक्सीजन आरएनए में ज्यादा होने की वजह से, यहां पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी इसकी जो है यहां पर इंक्रीज हो जाती है। और रिएक्टिविटी इंक्रीज होने से इट बिकम लेस स्टेबल देन डीऑक्सी राइबोस शुगर। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज्यादा स्टेबल है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, जिसने पूरे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, यानी कि जो पांचों किंगडम आप पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लेंटी और एनिमेलिया, इसमें जितने भी किस्म किस्म के जीव जंतु आपको दिखते हैं, अलग अलग किस्म के फिशेस दिखते हैं, अलग अलग किस्म के प्लांट दिखते हैं, अलग अलग किस्म के एनिमल आपको दिखते हैं। आपने इलेक्ट्रिक ईल का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक रे का नाम सुना होगा, ये जो करंट मारते हैं किसी दूसरे एनिमल पे, चाहे उनका प्रे हो या कई बार नेविगेशन के लिए भी कुछ एनिमल जो है इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अलग अलग किस्म की प्रॉपर्टी है, अलग अलग किस्म के फीचर है एनिमल के अंदर, ये डीएनए की ही वजह से पॉसिबल होते हैं बेटा। डीएनए ही इतनी वैरायटी, इतना डिफरेंट बनाता है लाइफ फॉर्म को हमारी प्लेनेट अर्थ पर। तो अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि जिस डीएनए ने ये सारी चीजें की हैं, सारी चीजें बनाई हैं और सारे कैरेक्टर्स फीचर्स को तैयार करता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में, वो डीएनए खुद कैसे बना हुआ है, वो असल में है क्या, तो उसको पढ़ते हैं बेटा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो डीएनए है, मैं डीएनए की अगर डेफिनेशन लिखूं तो इट इज पॉलीमर फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म, इट इज पॉलीमर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर फॉर्म होता है डीएनए। जैसे कि स्टार्च एक पॉलीमर फॉर्म है ग्लूकोज का, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, कई सारे हजारों की संख्या में ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं या सेलुलोज बनाते हैं। जैसे कि आप काइटिन के बारे में जानते हैं, काइटिन भी एक सुगर है, ये मॉडिफाइड सुगर होती है काइटिन, काइटिन इज मॉडिफाइड सुगर। और काइटिन का नाम आपने सुना होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एक मॉडिफाइड सुगर होती है। तो मतलब इस मॉडिफाइड सुगर का जो बहुत सारा एक पॉलीमर फॉर्म है, उसको जैसे आप काइटिन कह दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर फॉर्म होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलकर डीएनए को बनाते हैं। तो डीएनए जिसने पूरे सेल को कंट्रोल किया है, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया है, पूरे जो बायोडाइवर्सिटी में आपको जो ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म दिख रहा है, इसको जितने इतना डाइवर्स किया है, वो डीएनए खुद कैसे बना हुआ है, कैसे ये तैयार हुआ है, तो इसको समझते हैं। तो डीएनए जैसे लिखा है यहाँ पे कि ये न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर फॉर्म होता है। तो पहले देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू फॉस्फोरिक एसिड, या जिसको आप फॉस्फेट भी कह देते हैं, फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्म होता है वही बन जाता है आपका डीएनए। कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को बना लेते हैं। यहीं पर एक और दूसरा नाम आता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है बेटा, इसमें आप जो है फॉस्फोरिक जो एसिड है, यानी कि फॉस्फेट, उसको हटा दीजिए तो जो बचेगा पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। थोड़ा सा बात करते हैं पेंटोज शुगर के ऊपर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर यहां पर दो टाइप की होगी, एक होता है डी ऑक्सी राइबोज और एक होता है राइबोज। तो एक डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक राइबोज शुगर। डीऑक्सी जो पेंटोज शुगर है वो डीएनए में मिलती है और राइबोज जो है ये आरएनए में मिलेगी। अभी आपको ऊपर बता चुके हैं डीऑक्सी राइबोज ज्यादा स्टेबल है, राइबोज कम स्टेबल है, क्योंकि इसके पास डीऑक्सी के पास एक ऑक्सीजन कम होता है, राइबोज के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला भी हम अभी बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऐसे, CH2 CH2OH HHOH H एक ऑक्सीजन कम है, यहां पर OH H थोड़ा यहां पर स्ट्रक्चर खराब बन गया होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। CH2OH HHOH HOH
और यहाँ पे OH। ये यहाँ पर जो है 2 टाइप की शुगर आप देख रहे हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको दिख रहा है और इसी ऑक्सीजन की ही वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है आरएनए का जो शुगर है एज कंपेयर टू डीएनए। तो ये डीएनए की शुगर है जिसका नाम डीऑक्सीराइबोस है और ये आरएनए की शुगर है जिसका नाम राइबोस है। डीएनए में आप अक्सर देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड डीएनए के पास होते हैं। ये डीएनए के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। लिख लेते हैं यहाँ पे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड with complementary base pair। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एंटी पैरेलल होते हैं, एकदम एक दूसरे के पैरेलल होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगे होंगे। तो इस पे आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे ये लिखा हुआ 5 प्राइम, तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा तो लास्ट वाला पार्ट 3 प्राइम, तो इसके बगल वाला 3 प्राइम 5 प्राइम। तो जो प्राइम आता है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये डीएनए की जो या डीएनए या आरएनए की जो पेंटोस शुगर है उसके कार्बन के नंबर से आता है। जैसे इस कार्बन को हमने नंबर फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 कार्बन यहां पर आपको दिख रहे हैं। जैसे कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ, कार्बन नंबर फिफ्थ। तो ऐसे यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इन कार्बन नंबर के बेस पे ही हम डीएनए में ये प्राइम डालते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये काफी अच्छा होगा आपके लिए अगर आप यहाँ पे समझते हैं। और यहां पर जो है बेटा हमने नंबर डाल दिए, थोड़ा सा काउंट करते हैं कार्बन को कि डीएनए का जो शुगर है उसमें कितने कार्बन है, कितनी हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन है और सेम आरएनए में कितना है। तो डीएनए का जो कार्बन है, डीएनए के कार्बन में यहाँ पे 5, डीएनए का जो पेंटोस शुगर है उसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का है। यहाँ पे राइबोस में देखिए कार्बन होंगे यहाँ पे 5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है। इसी वजह से जो डीएनए इतना इंपॉर्टेंट, इतना फैमिलियर मॉलिक्यूल है, उसके नाम में ही लिखा होता है डीऑक्सी। तो डीऑक्सी का मतलब पेंटोस शुगर के मॉलिक्यूल पर एक ऑक्सीजन की कमी होने से इसका सीधा तात्पर्य है। तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे।